हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट। और आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी अकाउंट बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कब आसान होता है, जब आप इसका कोई लेक्चर मिस नहीं करते हो, आप कंसंट्रेशन रखते हो। क्योंकि लॉ बेस्ड चैप्टर है, अगर लॉ समझ में आ गया चैप्टर आसान हो जाएगा, लॉ समझ में नहीं आया चैप्टर बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक रहेगा। और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आपका बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स कैरी करता है। ओके। हाँ बेटा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप लोगों का 31 मार्च को अकाउंट का पेपर होगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि अपने लेक्चर सारे यूट्यूब पर 31 मार्च तक कंप्लीट सिलेबस के अपलोड करूँगा। देन आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन नहीं किया है वो बच्चे मेरे लेक्चर्स के साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट को आज। एक चीज़ ये भी है कि जो अब इस बार हमारा जो बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी हैं, केस स्टडी बेसिस क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो आपको वो केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे जब आपकी थ्योरी यानी बेस क्लियर है, या आपका लॉ क्लियर है। लॉ क्लियर नहीं होगा आपको समझ में नहीं आने वाले। तो मैं आप लोगों का बेस यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर देखेंगे कंपनी अकाउंट के तो आप लोग 24 में से 24 मार्क्स लेके आ पाएंगे। देन आप लोग रेडी हैं? चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ओके, टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। बेटा इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ कंपनीज। बेटा मीनिंग ऑफ कंपनीज कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें से टॉपिक यानी कि डेफिनेशन इसकी कभी पूछी नहीं जाती है एग्जाम में। लेकिन क्योंकि हम कंपनी पढ़ने वाले हैं तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कुछ इसके कोई सेक्शन आ जाए कि आप मीनिंग ऑफ कंपनी किस सेक्शन में लिखी हुई है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 जितनी भी डेफिनेशंस होती है ना बेटा, किसी भी लॉ की, कोई भी लॉ हो उसकी डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में रहती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी के बारे में बताया गया है। किस एक्ट में? एक्ट 2013 में। ओके, क्या बताया गया है 2013 एक्ट में? ये देखते हैं 2013 में। ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बेटा रजिस्टर्ड, है ना। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। ठीक है, इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा? दिस किसके लिए बोला गया? 2013 के लिए। यानी कि कोई कंपनी 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, और आगे बोला गया और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि प्रीवियस यानी एक बात बताओ, 2013 से पहले भी तो कंपनी रजिस्टर्ड होती थी क्या? उससे पहले कंपनी नहीं होती थी, है ना। उससे पहले भी कंपनी रजिस्टर्ड होती थी। तो या तो 2013 में रजिस्टर्ड होगी कंपनी, अगर 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे पहला, तो उससे प्रीवियस जो भी लॉ चल रहा था। तो प्रीवियस लॉ कौन सा था बेटा? 1956। ओके, तो या तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी 2013 में या कंपनी रजिस्टर्ड होगी 1956 या एनी प्रीवियस लॉ। देखो एनी प्रीवियस लॉ उसने बोल दिया, लॉ ने एक लाइन बोल के सारा झंझट अपना जो प्रॉब्लम है खत्म कर दिया। यानी 2013 रिसेंटली एक्ट जो हमारा अमेंड हुआ है, उससे पहले का किसी भी एक्ट में अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, आगे इन जनरल वर्ड्स में क्या बोला गया है हम देखते हैं। इन जनरल अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल। क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिएट बाई लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके बेटा, it is a voluntary association of person who together contribute in the capital of the company to do business, right? ये इतने सारे हमने इसमें पॉइंट्स देखे हैं। इन पॉइंट्स को हम नंबर्स में ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इन पॉइंट्स को किस में ले लेते हैं? हम लोग नंबर्स में ले लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो नंबर में हम फर्स्ट नंबर डालते हैं आर्टिफिशियल पर्सन पर, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सेकेंड नंबर डालते हैं क्रिएट बाई लॉ पर। थर्ड नंबर डालते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ नंबर डालते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। फिफ्थ नंबर डालते हैं कॉमन सील। एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम डालेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पर 6।
और उसके बाद में वॉलंटरी एसोसिएशन 7। तो इन 7 पॉइंट्स में कंपनी की डेफिनेशन को पूरा किया गया है और इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, क्रिएट बाय आर्टिफिशियल पर्सन, इससे रिलेटेड आपसे 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग रेडी हैं सभी इसके लिए? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ज़रा देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ कंपनी। वे सारे पॉइंट्स हम फीचर्स ऑफ कंपनी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ? फीचर्स ऑफ कंपनी। और फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर हमारा है कौन सा? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा? बोलो जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। तो इनकॉर्पोरेट आपका यहाँ पॉइंट है एक, ये मैंने आपको नंबर्स में नहीं दिया, पहले हम इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक एक्ट पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। और पार्टनरशिप नाम की एक बिजनेस पढ़ी होगी। उससे भी पहले लास्ट ईयर यानी 11th क्लास में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की होगी, है ना। वहाँ पर आपको क्या पढ़ाया गया होगा कि न तो पार्टनरशिप को और न ही सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता है, राइट। लेकिन इसकी डेफिनेशन में ही अभी हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन, यानी लॉ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बोलता है। लॉ क्या बोलता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे वही बोला गया इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा कंपनी किस में आती है? एग्जिस्टेंस में। एग्जिस्टेंस मतलब ये बनती है, अगर लॉ नहीं बनाएगा इसको तो ये नहीं बनेगी। देयरफॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट इट मस्ट विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब ये क्लियर होता है भाई कि अगर कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा तो कंपनी का जन्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कंपनी को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे लॉ में रजिस्टर कराना पड़ेगा। कौन से लॉ में रजिस्टर कराना पड़ेगा? जल्दी से बोलो। अभी मैंने बताया था 2013 में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अभी अगर पहले, यानी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रजिस्टर कहाँ कराना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन किसमें? 2013 में। और अगर इससे पहले भी कंपनियां चलती आ रही हैं तो वो भी कंपनियां क्या रहेंगी बच्चों? वो भी कंपनियां तो कंपनियां मानी ही जाएंगी। लेकिन अगर आप नई कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। नहीं कराओगे कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए इसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोला जाता है कि ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होती है। बोलो क्लियर हो गया ये पॉइंट? जल्दी से बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा? सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसको कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं ये इसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसको, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 2 से कम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या माना जाता है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप माना जाता है ना। और अगर 2 से ज़्यादा लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम लिमिट दे दी थी इसके लिए 50 और 200 है ना, 50, लेकिन 200 तक हो सकते थे। किसने दी थी? कंपनी एक्ट ने दी थी। उसको पार्टनरशिप बोल दिया गया। लेकिन इससे अब हम अगर बात करें, अभी हमारा इस मेंबरशिप से रिलेटेड पढ़ने का मोटिव नहीं है, हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी की, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में यहाँ बताया गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कौन सा? कंपनी, है ना। ये जो लोग हैं, लाइक ये जो पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये मिलके इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा ये जो कंपनी है ये एक अलग एंटिटी होगी। ये अलग होगी, यानी कि कंपनी अपने स्टार्ट करने वालों से अलग होती है। ओके, ये एक अलग एंटिटी होती है। लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग एंटिटी होती है। अलग पर्सन भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। पर्सन, और कौन सा पर्सन? ये अभी यानी सेकंड पॉइंट में आ रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। ये पर्सन होती है आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पर ये लोग अलग हैं जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। अगर मान लो कल कंपनी पर कोई केस होता है, ठीक है, कंपनी पर कोई केस होता है, तो बेटा इसके जो ये मेंबर्स होंगे, ये जो मेंबर्स होंगे इसके, इन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यानी केस किस पर होगा? डायरेक्ट कंपनी पे होगा, क्योंकि कंपनी के बेसिस पर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके,
यहाँ पर अगर ये पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप होती तो पार्टनरशिप लॉ की नज़रों में अलग पर्सन नहीं है बेटा, पार्टनरशिप और पार्टनर्स बोथ आर सेम आइज ऑफ लॉ। लॉ क्या बोलता है, दोनों सेम है। अगर पार्टनरशिप पे केस होगा तो हम पार्टनर्स ही फंसेंगे, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही बोला गया है, दोनों हैं एंटिटी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ अकाउंट नॉट टर्म्स ऑफ लॉ। लॉ नहीं कहता, लेकिन कंपनी के लिए लॉ बोलता है कि कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। अगर कल कंपनी पर केस होता है तो उसके मेंबर्स नहीं फंसेंगे, उसके मेंबर्स पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। प्रॉब्लम किस पे आएगी, कंपनी पर आएगी। बंद कौन होगा, कंपनी बंद होगी। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, हम ये देखेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, देखो भाई, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि खुद से बनाए जाने, यानी कि देखो एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जिसको गॉड ने बनाया, जैसे हम सब लोग, है ना। और जिसने जिसने गॉड ने जिसको बनाया है और वो जिसे बना रहा है ना, वो यानी इंसान ने क्या बनाया, लॉ बनाया, और लॉ किसे बना रहा है, कंपनी को बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है यानी कि किसी इंसान ने अगर कोई एक पर्सन बना दिया नॉर्मली। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन दैट इज क्रिएट बाई लॉ। इसे लॉ ने बनाया है। तो बेटा मैं इसकी लाइन में, इसमें जो आर्टिफिशियल पर्सन लिखा हुआ है, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स वैसे, ये दोनों पॉइंट्स एक साथ होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, ये इसे आर्टिफिशियल पर्सन को कौन बनाता है, इसको लॉ बनाता है। यानी कि ये जो कंपनी का नाम दिया यहाँ पर, मान लो ये कंपनी का कोई भी नाम दे सकते हो आप, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी नाम देना चाहते हो इसको नाम दे सकते हो, एक्स लिमिटेड, है ना। तो ये एक्स लिमिटेड जो नाम रखा गया है कंपनी का, ये नाम किसने रखा, लॉ ने रखा। बनाया किसने, लॉ ने, ठीक है। और लॉ को किसने बनाया, इंसान ने बनाया लॉ को। तो यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए पर्सन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे क्रिएट कौन करता है, लॉ क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो अभी इसी एग्जांपल्स के को लेके हम बात करते हैं जो मैंने अभी आपको दिया था। इस एग्जांपल में सपोज करो इसका नाम राम है, ठीक है, इसका नाम श्याम है। ओके, हाँ। अब क्या होता है कि कल को ये कंपनी को होता है भारी लॉस, बहुत भारी लॉस होता है कंपनी को, और उस भारी लॉस में कंपनी हो जाती है बंद, ठीक है। जब बेटा कंपनी बंद होगी तो कंपनी के पास में कुछ एसेट्स होंगे, है ना, कुछ क्या होंगे, एसेट्स होंगे। जब कंपनी बंद होगी तो कुछ इसके पास में एसेट्स होंगे, और इसके पास में कुछ क्या होंगी, लाइबिलिटीज होंगी, कुछ लाइबिलिटी होंगी, है ना। अब बेटा अगर इसके कंपनी के एसेट्स कम है, किससे, लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है। तो अब इसकी लाइबिलिटीज कम है, तो अब बेटा उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटर होती थी तो डेब्ट को चुकाने के लिए प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी जाती थी, है ना। और अगर पार्टनरशिप होती थी वहाँ भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी जाती थी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड होती थी, है ना। यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो यहाँ पर राम श्याम जो अभी हमने बनाए थे, यहाँ पर ये राम श्याम, कल को कंपनी को लॉस होता है तो ये जो राम श्याम है, इन राम श्याम ये मेंबर्स हैं, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इनके घर में, घर की संपत्ति जो भी होगी, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम सिर्फ कंपनी के असेट्स को बेचने के बाद अगर आपका डेप्ट पूरा चुकाया जाता है तो आप चुका सकते हो, बचता है तो बचने दो। यानी कि मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर इसमें हाथ नहीं लगाया जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है इसको जल्दी से। इसमें कह रहा है एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर held by him. If such shares are fully paid up, he is subject to no further liability. ये बेटा क्या मतलब है इसका, ये जो लिखा हुआ है liability is unpaid value of share, इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर के बारे में, और फुली पेड अप शेयर के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। आपको मैं उस टाइम जब बताऊंगा तो याद दिला दूंगा कि मैंने इसके लिए आपको बताया था पहले अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में आगे चल के यानी कंपनी में आगे चल के अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर डेथ हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से कंपनी अफेक्ट नहीं होती है, कंपनी हमेशा चलती रहती है, कंपनी बंद नहीं होगी। यानी किसी भी शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी से या कोई भी शेयर होल्डर अनसाउंड माइंड हो जाता है या कोई डेथ कर जाता है, यहाँ पर कंपनी पर कोई फर्क नहीं आने वाला, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। पढ़ लेते हैं लॉ में क्या लिखा हुआ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाई द डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके बेटा, इन तीनों ही पॉइंट से डेथ हो या रिटायरमेंट हो या इंसॉल्वेंसी हो, अनसाउंड माइंड भी आप लिख सकते हो, है ना, इफेक्ट नहीं होगी। द लाइफ ऑफ कंपनी रिमेन अनअफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कंपनी पर। द लाइफ ऑफ कंपनी इज इन्फिनिटी अनटिल इट इज प्रॉपरली वाउंड अप, यानी कब हमेशा चलती रहती है जब तक इसको वाउंड अप न किया जाए एज पर द कंपनी एक्ट। इट इज क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बात करते हैं हम। बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म में, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें अपने शेयर को, यानी कि अगर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, तो 3 पार्टनर में से अगर कोई एक पार्टनर अपनी जगह पर अपने बेटे को या बेटी को लेके आना चाहता है और पार्टनर्स मना करते हैं बाकी कि नहीं लेके आ सकते हो आप, तो पार्टनरशिप में अलाउ नहीं है लेके आना, यानी अपनी जगह पर हम किसी और को अपना शेयर नहीं दे सकते। लेकिन कंपनी में हम अपने शेयर को, अगर मेरे पास आज रिलायंस के 20 शेयर हैं, कल मैं आपको बेच सकता हूँ, है ना। अगर मेरे पास विप्रो के आज 50 शेयर हैं, कल मैं आपको बेच सकता हूँ। तो यहाँ पर हम शेयर्स को ट्रांसफ़र अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ, यानी शेयर कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शेयर कभी भी बेचा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एक बार पढ़ के देख लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते हैं। कैसे खरीदे बेचे, क्या होता है उसमें, उसके बारे में जब हम उसको पढ़ेंगे तो बात करेंगे, हम प्राइवेट कंपनी ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी इसके जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर के साथ में क्या होता है, ये सब कुछ कहाँ लिखा रहता है, AOA में लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। तो जो AOA बोलता है, आर्टिकल बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। और AOA कौन बनाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑनरशिप, यानी इसकी ऑनरशिप या मैनेजमेंट किसके पास में रहता है, यानी ऑनर कौन होता है और मैनेजमेंट किसके पास में रहता है, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अ कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल मेंबर्स, यानी यहाँ पे बेटा इसके मेंबर्स इसको मैनेज नहीं करते हैं, बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, मैनेजमेंट संभाला जाता है। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट, यानी यहाँ पर क्या होता है, देखो पार्टनरशिप में क्या था कि वही मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वही आप लोगों के क्या हैं, पार्टनर्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, मैं खुद अकेला, बिजनेस मेरा है तो मैं ही उसे संभाल रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, देख भी मैं ही रहा हूँ, मैं ही ऑनर हूँ। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर होगा, जो ऑनर होगा, वो कुछ लोगों को इलेक्ट करेगा जिन्हें हम डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो वो मैनेज करते हैं कंपनी को और उनके हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, स्टैम्प से मतलब बेटा, है ना, जो स्टैम्प होता है कंपनी का, मोहर जो जिसे बोलते हैं हम। द कंपनी इज नॉट नेचुरल पर्सन, देखो कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, मैं जैसे मैं हूँ, मेरे से कितने भी डॉक्यूमेंट साइन करा लो 2 मिनट में कर दूंगा, राइट। आप लोग डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो खुद, अलग अलग लोगों के, ठीक है। लेकिन कंपनी के बेहाफ पे कौन काम करता है, कंपनी के बेहाफ पर हम लोग काम करते हैं, अगर कंपनी में हम हैं तो, ओके, लोग काम करते हैं। तो अब कंपनी खुद से साइन तो कर नहीं सकती है, तो कंपनी के एक साइन क्रिएट किए जाते हैं, है ना, और उन साइंस को सब लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कॉमन साइन, है ना, कॉमन सील। तो देखो क्या लिखा हो, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन एंड हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर, यानी कंपनी अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती है। दस द कंपनी सील एक्ट एज ऑन ऑफिशियल सिग्नेचर,
यानी एक्ट का मतलब करना, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी की जो सील होती है वही क्या करती है, ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है ऑफ अ कंपनी दैट वैलिडेट ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे उन पर क्या होगा, कंपनी की सील लगाई जाएगी और वो कॉमन होती है, सब लोगों को एक ही जैसे सिग्नेचर मिलते हैं और वो कंपनी के बिहाफ पर उस सील का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, है ना। कंपनी का क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। और मैंने जो अभी 1-2 पॉइंट छोड़ा था वो इसमें आ जाएगा, आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर के बारे में बात करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर क्या होती है ना, ध्यान से देखेंगे आप लोग कंपनी लिमिटेड बाई शेयर के बारे में। बच्चा, अगर कोई कंपनी है, ओके, कोई कंपनी है और कंपनी ने अपने शेयर इशू किए हैं, ये इसके शेयर होल्डर्स हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए ध्यान से, ये इसके शेयर होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 100 ईच, ठीक है, 100 का एक है। अब क्या हुआ, इस 100 को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग बस समझ लीजिएगा। यानी 100 रुपीज़ को हम एक साथ नहीं लेते, इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं कभी कभार, ठीक है। एक साथ भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं, कैसे होता है, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, कंपनी क्या करती है, 100 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में ले रही है ना। 100 में से 40 रुपये पहले ले लिए, फिर से 40 रुपये ले लिए, फिर से 20 रुपये ले लिए, इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना दी कंपनी ने, ठीक है बेटा। इनको क्या बोलते हैं, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, इसको अलॉटमेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। ये कैसे बोलेंगे, क्या होगा, इसको डिस्कस हम डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि कंपनी ने क्या किया। अब इन लोगों ने इस कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा 40 रुपया कंपनी इन लोगों से मंगा लेती है। यानी 40 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर ये कंपनी 40 रुपया मंगाएगी एप्लीकेशन का, तो 40 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा बेटा, 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 रुपया आ जाएगा कंपनी के पास में। फिर से कंपनी 40 रुपया मंगाएगी तो 40 रुपये फिर से कंपनी मंगाएगी तो फिर से 40,000 आ जाएगा बेटा। अगर कंपनी ने ये वाला पैसा मंगा लिया, ये वाला पैसा मंगा लिया, तो ये वाला पैसा नहीं मंगाया है अभी, है ना, ये पैसा भी बाकी है 20 रुपये मंगाना। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस पैसे को कंपनी अगर मंगा रही है तो इस पैसे को कंपनी अभी तक मंगाया नहीं है, तो बेटा आप लोग मुझे बताओ, कल चल के कंपनी बंद हो जाती है, कल चल के कंपनी क्या हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, कल कंपनी बंद हो जाती है, तो क्या कंपनी ये जो 20 रुपया रह गया है इन लोगों से मंगा सकती है या नहीं, है ना, ये बात होती है। बेटा कंपनी को 100 रुपये लेना था, कंपनी ने 100 रुपये का माल बेचा था, एक शेयर 100 रुपये का था, कंपनी ने 100 रुपये का माल बेचा, 80 रुपये कंपनी मंगा चुकी है, बचा कितना है, 20 रुपया। तो अब आप लोग बताओ कि 20 रुपया कंपनी मंगा सकती है या नहीं। यस, मंगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, यानी कि कंपनी का जितना पैसा एक शेयर का अभी अनपेड है वो पैसा कंपनी मंगा सकती है, उसका मंगाने का राइट रखती है, लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा नहीं, ओनली कितना, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर तक, उसे बोलते हैं कंपनी रजिस्टर्ड, यानी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। यानी कंपनी जो लिमिटेड बाई शेयर रहती है उसमें कंपनी शेयर की अनपेड वैल्यू तक का अमाउंट, जितना अभी तक हमें शेयर पे नहीं मिला है, वो मंगा सकती है। अब हम पढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे। सेक्शन 222 क्या बोल रहा है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर मीन्स company having the liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid यहाँ कितना था, 20, है ना, unpaid on the share respectively held by them, यानी unpaid जो अभी तक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है उस तक उनकी लाइबिलिटी रहती है, वो पेमेंट करना पड़ेगा किसको, शेयर होल्डर को। समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर कंपनियाँ होती हैं वो यही होती हैं, कंपनी लिमिटेड। आप जो अकाउंटिंग पढ़ोगे ना सभी, अब वो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर की ही अकाउंटिंग पढ़ोगे, और नॉर्मली यही कंपनियाँ हैं इन इंडिया, राइट। सेकंड है हमारा कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस टाइम पे ही शेयर होल्डर के लिए बोल दिया जाता है कि देख भाई, कल कंपनी वाउंड अप होती है तो तुझे इसका पेमेंट करना है, या कल तुझे कंपनी बंद होती है तो तुझे इस अमाउंट का पेमेंट करना है, 5 लाख तक या 4 लाख तक या 3 लाख तक या 2 लाख तक, या पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। तो आगे चल के लॉस कितना भी हो कंपनी को, वो जो शेयर होल्डर है वो उतना ही पेमेंट करेगा जितना उसको पहले गारंटी के टाइम पे बताया गया है, ठीक है।
तो ये कंपनियां एक आपको मिल जाएंगी कुछ, लेकिन ये कंपनियां भी अपने यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, ये कंपनियां भी अपने यहाँ पे नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 221 में बोला गया, कंपनी एक्ट 2030 डिफाइन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एज कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक का मतलब जितना उन्होंने बोला है, जितना उन्होंने उनसे पहले स्टार्टिंग में बोला गया और उन्होंने उसको मान लिया है, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स, बेटा ये एसेट्स के लिए भी हो सकता है ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। समझ में आया? यानी कि अगर किसी भी शेयर होल्डर से ये बोला गया है कि सर्टेन अमाउंट तक आपकी लायबिलिटी है, मतलब वहीं तक रहेगी, वहां से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसे हम लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 292 में दी गई है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है बेटा, ये अपनी इंडिया में मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होती है कंपनियाँ। यानी कि अगर कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, समझ में, यानी पार्टनर्स की तरह, जैसे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है उसी तरीके से कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। एज पर सेक्शन 292 द कंपनी एक्ट 2013, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी इनके मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है भैया, ओके। तो ये 3 टाइप्स में बांटा गया कंपनी को। बट अपने यहाँ पे जो कंपनियां हैं, अपने यहाँ जो कंपनियां पाई जाती हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मिलती है। ये आप जो अकाउंटिंग पढ़ोगे इसके बारे में पढ़ोगे, और यही है जो भी है अपने यहाँ पर, ठीक है बेटा। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पे कंपनीज को क्लासीफाई किया गया है ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या है देखो, 1% कंपनी, 1% कंपनी के बारे में बात किया है। अब 1% कंपनी देखो, मैं आपको बताऊं बेटा, ये 1% कंपनी 2013 से पहले तो इंडिया में होती ही नहीं थी, है ना। इसकी जो एग्जिस्टेंस आई है ये 2013 में ही आई है। 2013 से पहले कोई भी 1% कंपनी इंडिया में नहीं होती थी, ठीक है। अब बात करेंगे 1% कंपनी होती क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर में पूछने के लिए, ठीक है। देखो, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, देखो मैं अंडरलाइन करूंगा, उन पर चीज़ों को याद रखिएगा। ओनली नेचुरल पर्सन, ओके, हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड इसके साथ साथ रेसिडेंट इन इंडिया सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। यानी कि अगर किसी को 1% कंपनी ओपन करनी है तो उसके लिए कंडीशन दे दी कि पहली बात तो भैया वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन ओपन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या बोली, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। द टर्म रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ stay in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding 1 calendar year। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर अगर आप लोग 2022 में या 23 में कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पिछले साल आपको 182 डेज कम से कम इन इंडिया स्टे होना चाहिए। समझ में आया? यानी 182 दिन आप इन इंडिया में रहे हो तो ही आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाओगे, अगर नहीं रहे हो तो नहीं माने जाओगे। मतलब क्या हो, मतलब ये है कि देखो भैया, सबसे पहली बात आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या दे दिया आप लोगों के लिए, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। सेकंड पॉइंट क्या दे दिया, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। बेटा इंडियन सिटीजन मतलब यानी इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में पैदा यानी कि बाहर पैदा हुआ है कोई, यानी कि कोई भी यूएसए से इंसान आया और वो 2022 में 182 डेज रहा और उसके बाद में क्या हुआ कि वो 2023 में 1% कंपनी ओपन कर रहा है, नहीं कर सकता, राइट। यानी ये तीनों ही कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। पहला कौन सा, वो नेचुरल पर्सन होना ही चाहिए। दूसरा वो इंडिया में ही पैदा हुआ होना चाहिए। तीसरा
अब वो इंडिया में तो पैदा हुआ है लेकिन रह रहा है जाके पाकिस्तान में लास्ट 4-5 ईयर से, वो नहीं कर सकता स्टार्ट। यानी कि अगर तुम 2023 में स्टार्ट कर रहे हो तो 2022 में आपने कितने दिन इंडिया में रहे होने चाहिए? कम से कम 182 डेज, कम से कम, ठीक है, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं, यानी 182 डेज तो आपको रहना ही है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? ओपीसी डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ बिजनेस, ये बाकी बिजनेस से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे अलग है वो देखेंगे। इन दैट द सोल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी एक अकेला ही प्राणी होता है बेटा, इसमें एक ही मेंबर होगा, सोल मेंबर, यानी एक ही पर्सन स्टार्ट करेगा इसको। ऑफ द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ नोमिनी, बेटा जब कंपनी स्टार्ट की जाएगी तो वहां पर एक किसी का नॉमिनी का नाम देना जरूरी है। नॉमिनी समझते हो? नॉमिनी का मतलब होता है कि आप अगर न रहे तो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा आगे चल के, ऐसे किसी एक पर्सन का नाम देना होता है हमें, ठीक है। तो कोई एक पर्सन नॉमिनी भी अपॉइंट करना है आपको। अ नॉमिनी व्हेन रजिस्टरिंग द बिजनेस, आगे कह रहा है नो पर्सन सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और इसके साथ या बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो ध्यान से, इसका हम मतलब समझेंगे। ये कौन है बेटा? ये है राम। ये कौन है बेटा? ये राम नहीं, ये मिसेज राम है, ठीक है। इनका नाम दे देते हैं हम मिसेज राम, ठीक है। और ये है राम, ठीक है, ये राम है। राम ने क्या काम किया? राम कह रहा है कि मैं एक 1% कंपनी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। राम क्या कर रहा है? एक 1% ओपीसी स्टार्ट कर रहा है। ओपीसी राम स्टार्ट कर रहा है। बेटा क्या राम कर सकता है? तो इसके लिए 3 कंडीशन देखेंगे। पहला, क्या राम तुम नेचुरल पर्सन हो? यस, राम तो नेचुरल पर्सन है ही ना यार। हाँ। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे? राम क्या तुम इंडिया में पैदा हुए हो? चलो ये भी सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि राम इंडिया में भी पैदा हुआ है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, लास्ट ईयर आप इंडिया में 182 डेज रहे हो, वो भी कंडीशन पूरी कर रहा है कि ये 182 डेज भी रहा है, ठीक है। अब राम एक 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब राम बेटा किसी एक नॉमिनी का नाम देगा, तो इसने नाम दे दिया नॉमिनी का, किसका? मिसेज राम का, यानी अपनी वाइफ का ही नाम देगा ऑब्वियसली। तो इसने अपनी वाइफ का नाम दे दिया एज ए नॉमिनी। समझ में आ गया? अब क्या है कि राम, अब तुम कोई दूसरी कंपनी, राम ने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट कंपनी। अब राम तुम कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, एक और ओपीसी स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। राम कह रहा है कि मैं एक और ओपीसी स्टार्ट करता हूं, तो लॉ ने कहा नो, आप राम एक और ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकते, लॉ ने मना कर दिया। समझ में आया? राम था बहुत चालाक। राम ने कहा ठीक है, लो तुम मना करते हो, हम कोई एक इसका और तोड़ निकालते हैं। लॉ ने कहा कोई बात नहीं, लो मैं तो नहीं स्टार्ट कर सकता, लेकिन मेरी वाइफ तो स्टार्ट कर सकती है सेकंड ओपीसी। समझ में आया? मैं अपनी वाइफ के नाम से सेकंड ओपीसी स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं फर्स्ट ओपीसी में मेरी वाइफ नॉमिनी थी, सेकंड ओपीसी में मैं नॉमिनी हो जाऊंगा और मेरी वाइफ इसकी मालिक हो जाएगी। तो लॉ ने कहा ये भी नो, लॉ इसके लिए भी मना कर देता है। लॉ कहता है कि कोई एक पर्सन किसी कंपनी में नॉमिनी है तो वो पर्सन दूसरी कंपनी स्टार्ट ओपीसी नहीं कर सकता। यानी कि या तो तुम नॉमिनी ही बन सकते हो या 1% कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो अगर मिसेज राम पहली कंपनी की नॉमिनी है तो ये भी 1% कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती हैं, और मिस्टर राम आपने कोई 1% कंपनी स्टार्ट की है तो आप दूसरी कंपनी के नॉमिनी भी नहीं बन सकते हो। समझ में आया? तो कुल मिला के ये है, लॉ ने सिंपल सी बात कही कि एक घर में एक ही ओपीसी रखो। समझ में आया? यानी जो नॉमिनी है वो 1% कंपनी स्टार्ट नहीं करेगा, नॉमिनी चेंज करना वैसे अपनी मेंबर से हटानी पड़ेगी, यानी नॉमिनी हटना पड़ेगा, उसमें से 10 स्टार्ट कर सकता है, ड्यूरिंग नॉमिनी वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो या तो आप नॉमिनी बन सकते हो या 1% कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा बेटा, है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आगे बोला है नो माइनर बच्चों आप लोगों के लिए आ गया। नो माइनर सेल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। यानी कि अगर बेटा माइनर के केस में दे दिया है, यानी माइनर कौन होता है? 18 साल से कम एज का, यानी 18 पे आप मेजर हो जाते हो। अगर 18 साल से आपकी एज क्या है? कम एज है, तो आप क्या बोले जाओगे? आप माइनर बोले जाओगे लॉ की नजरों में, ठीक है। तो आप बेटा 18 साल से कम एज के हो तो न तो नॉमिनी बन सकते हो और न ही मेंबर बन सकते हो। यानी कि न तो आप लोगों के लिए न तो ओपीसी स्टार्ट ही कर सकते हो, न ही उसके मेंबर बन सकते हो। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है यहाँ पे लो, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंट्री इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। यानी खुद से ये वॉलेंटरी कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी अदर कंपनी में, लेकिन अनलेस
2 ईयर यानी 2 साल तक, यानी कि अगर कोई ओपीसी को आप अगर किसी भी यानी 1% कंपनी को आप किसी अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, तो वो खुद से तो नहीं होगी, आप जब तक नहीं करोगे, लेकिन 2 साल से पहले, 2 साल का टाइम दिया है, लेकिन 2 साल के बाद वो कन्वर्ट हो सकती है। कब कन्वर्ट होगी ये बताया गया है, कैसे कन्वर्ट होगी वो बताया गया है इसमें। हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट ऑफ 1% कंपनी एक्सेप्ट व्हेन पेड अप कैपिटल, यानी कि अगर उसकी पेड अप कैपिटल इज इंक्रीज्ड 50 लाख, यानी 50 लाख रुपए से अगर आपकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो 2 साल बाद, 2 साल का टाइम दिया है, 2 साल बाद आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, या तो प्राइवेट लिमिटेड में या पब्लिक लिमिटेड में, ठीक है। और दूसरा ये तो है ही, इसके साथ साथ और क्या बोला, और या ये नहीं कि इसमें से कुछ भी हो जाए बेटा, या तो 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, या एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलीवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, यानी कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है, देखो आपकी अगर आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल आपकी 50 लाख रुपीस से ज़्यादा होती है, या और आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होता है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी ओपीसी में, लेकिन कब, 2 साल बाद, रजिस्टर्ड होने के 2 साल बाद, जब इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 2 साल बाद, 2 साल तक चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया? चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है द वर्ड 1% कंपनी शैल बी मेंशन इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी, मतलब ये बताया गया है कि 1% कंपनी अगर कोई होगी तो 1% कंपनी नाम का वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा, कंपनी के नाम के नीचे। ओके, तो ये 1% कंपनी के बारे में आपको समझ में आ गया। छोटा एक मोटे तरीके से देखा जाए तो, यानी कि सिंपल से वर्ड्स में बोले तो 1% कंपनी को एक नेचुरल पर्सन ही स्टार्ट कर सकता है ना, वो इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए, और लास्ट ईयर यानी जो प्रीवियस ईयर है उसमें 182 डेज इंडिया में रहा हुआ ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, 1% कंपनी कोई एक ही कंपनी ओपन कर सकता है, और वो या तो नॉमिनी हो सकता है या कोई एक 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। 1% कंपनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर अगर उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा होती है, या उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है ना। ये कुछ टर्म्स हैं इसके, और आ सकता है एग्जाम में, इसको एक बार आप लोग याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं हम बेटा किस पर, अब आते हैं हम प्राइवेट कंपनी पर। ओके, प्राइवेट कंपनी की तरफ मूव करेंगे हम। प्राइवेट कंपनी का मतलब देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है हमारी वो दे रखी है इसमें 2 सबसेक्शन 68 में, है ना। अ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन प्राइवेट कंपनीज अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनीज whose article of association restrict the ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी AOA कहता है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड प्रिवेंट टू पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम सब्सक्राइब टू देम, और पब्लिक भी इसके शेयर्स को लार्ज सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। दिस इज द बेसिक सर्टेन इट इज, हाँ जी, तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंटिएस है प्राइवेट कंपनी के फ्रॉम द पब्लिक कंपनी, वो हम देखते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी देखेंगे, फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कौन से होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना बेटा। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोला गया है इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफरेबिलिटी पर, और रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, AOA रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक भी ह्यूज अमाउंट में उसके शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। फीचर्स हम देखेंगे, फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा। पहला फीचर में क्या है, दीज आर सम फीचर्स डिस्टिंग्विश द प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंपनी, है ना। क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है यहाँ पर, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि बेटा यहाँ पर मिनिमम कैपिटल का रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है, आप कितने भी रुपए से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मिनिमम कैपिटल के बारे में पहले होता था लेकिन अभी वो हट गया है, ठीक है। देयर वॉज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड ऑफ ₹1 लाख प्रीवियसली, देखा मैंने लिख पता है यहाँ प्रीवियसली रिक्वायर्ड होती थी, बट दैट इज ओमिटेड नाउ, अभी वो हट गया है, ठीक है, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जरा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है मिनिमम 2 and maximum 200 members, a private company can have a minimum
ऑफ जस्ट 2 मेंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लोग प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आगे क्या लिखा है, बट जस्ट 1 इज इनफ इफ इट इज 1% कंपनी। ये क्यों लिखा गया है बेटा 1 इज इनफ फॉर 1% कंपनी, क्योंकि 1% कंपनी को भी प्राइवेट में ही लाया गया है, तो इसने उसको अलग से लिख दिया है कि अगर प्राइवेट का एक पार्ट 1% कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको सिर्फ एक ही पर्सन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। आई कह एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। बेटा एक चीज़ आपको बताऊँ, नॉर्मली आप लोगों को जो पढ़ने को मिलता है वो आपको मिलता है कि इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, और यहाँ पर जो भी एक्ट है, एक्ट जो AOA है हमारा, AOA इसके लिए बोलता है, लेकिन उसके लिए बोला गया है कि उसके लिए कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको हमें फुलफिल करना होता है, और उसके लिए हम 200 मेंबर्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। आगे बोला गया है इसके शेयर के बारे में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो बच्चा देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसके शेयर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बताया था मैंने। नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड। बेटा जब प्राइवेट कंपनी जो है, जब भी उसका नाम लिखा हुआ होगा तो उसके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखना ही होगा, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक कंपनी, ओके बच्चों, पब्लिक कंपनी। और ये कंपनी के बारे में आप जो पढ़ोगे इस चैप्टर में शेयर कैपिटल में, वो कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ोगे, पब्लिक कंपनी के बारे में ही पढ़ोगे। तो जरा देखो पब्लिक कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं जरा, ठीक है। पब्लिक कंपनी, इन सिंपल टर्म्स अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हुज शेयर कैन बी सब्सक्राइब्ड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एज पर कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी एस। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है और उसके शेयर को पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, उसे हम पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे सब्सक्राइब क्या होता है, बेचना क्या होता है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे, ठीक है। अ कंपनी डेट नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहला फीचर बेटा क्या बोला गया, एक ऐसी कंपनी जो पहली चीज़ प्राइवेट तो नहीं है, भाई प्राइवेट होगी तो प्राइवेट कंपनी होगी, तो प्राइवेट कंपनी का कोई भी फीचर यहाँ नहीं मिलने वाला, समझ में आया। यानी प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, तो यहाँ पर वो भी ख़त्म कर दिया गया है ना। पेड अप कैपिटल के बारे में भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी का फीचर था वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो पहले पॉइंट में वही लिखा गया, अ कंपनी डेट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी तो नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7, वहाँ कितने थे बेटा, 2 थे, यहाँ कितने दे दिए, 7 दे दिए मेंबर्स। और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख कम से कम कैपिटल होना चाहिए, पेड अप कैपिटल। वहाँ क्या था, मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं थी, कितनी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है ना, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी डेट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी। मतलब क्या है सब्सिडरी का, मतलब अगर किसी एक पब्लिक कंपनी ने, जैसे एक कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, इसने किसी, ये पब्लिक कंपनी है, इसने किसी प्राइवेट कंपनी को, ये प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी को क्या किया, टेक ओवर किया है, ठीक है। तो अब ये प्राइवेट कंपनी भी क्या माना जाएगा, ये भी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट की जाएगी, ठीक है, इसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो वो कंपनी भी कैसी मानी जाती है, वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है, ठीक है। वही लिखा गया है सब्सिडरी, यानी कि पब्लिक कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी और ये प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है, ठीक है। तो वही बोला गया, अ प्राइवेट कंपनी दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है, विल बी कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी, उस कंपनी को हम एज अ पब्लिक कंपनी ही मानते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम, देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल बाय अ पब्लिक कंपनी विद द रजिस्ट्रार। यानी जब कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, इनको फाइल करना जरूरी होता है पब्लिक कंपनी के लिए। कौन से होते हैं, एक होता है बेटा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा ये क्या होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है, राइट। MOA में जितनी भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जो भी आउटसाइडर्स के लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे के सारे हम MOA में लिखते हैं, है ना। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, यानी कि ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है ना, यानी कंपनी इसी के बेसिस पे चलती है।
स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, द टोटल कैपिटल, नेम ऑफ कंपनी, द रजिस्टर्ड एड्रेस, यानी सारी की सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, यानी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी का नाम क्या है ना, टोटल कैपिटल कितनी है, कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है ना, कितने कैपिटल हम, ये सारी की सारी कितने कैपिटल से हम रजिस्टर करा रहे हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखते हैं, MOA में लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्टर्ड के टाइम पे ही बनाया जाता है। सारे के सारे क्लॉज, जितने भी क्लॉज होते हैं सारे के सारे इसी में आते हैं, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, है ना, ये जितने भी क्लॉज होंगे, क्लॉज ऑफ कंपनी, वो सारे के सारे MOA में ही मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा, ये कंपनी में जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है ना, जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उसके लिए बनाया जाता है, यानी कंपनी के अंदर कैसे काम किया जाएगा, वो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन इसमें लिखे जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया, यानी अंदर कंपनी के अंदर जो भी वर्क किया जाएगा वो सब कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन AOA में मेंशन होंगे। अच्छा, इसको बनाना भी जरूरी नहीं होता, अगर आप AOA नहीं बना रहे हो तो भी काम चल जाता है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद 2013 में एक टेबल F है, राइट, इस एक्ट में एक टेबल F आई हुई है, तो टेबल F में कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसके रूल्स को फॉलो किया जाता है अगर आप AOA नहीं बनाओगे तो। ठीक है, AOA बना रहे हो तो जो आप उसमें लिखोगे उसको फॉलो किया जाएगा, अगर AOA नहीं बना रहे हो तो उस रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो, नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा, ये आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखो बच्चों, जब कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है, देखो जब लाइक कोई भी कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये अपने शेयर बेचना चाहती है, तो इसके शेयर को खरीदने वाले लोग होते हैं। अब ये लोग इस कंपनी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, है ना, इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो बेटा इस कंपनी की एंटायर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस डॉक्यूमेंट में होती है। तो जब कंपनी शेयर बेचती है तो अब ये अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। एक और इसको इजी वे में एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपको फॉर्म के साथ साथ एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में क्या रहता है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इस बुकलेट में, है ना। उसे पढ़ने के बाद में आपको पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना क्या 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 स्ट्रीम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, राइट, सारी की सारी चीज़ें इस बुकलेट में लिखी हुई होती हैं। ऐसे ही कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी की बुकलेट होती है उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, राइट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कंपनी की, P&L स्टेटमेंट कंपनी का, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए रहते हैं। और कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, एड्रेस क्या है कंपनी का, क्या कंपनी का नेचर क्या है, सब कुछ प्रोस्पेक्टस के अंदर। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का इंट्रोडक्शन। कंपनी खुद तो बोल नहीं सकती कि मैं क्या हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप अपने बारे में बताओ, तो आप अपने बारे में 2 मिनट में बक दोगे। लेकिन अगर कंपनी से पूछा जाए कंपनी तो अपने बारे में बता, तो वो तो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकती है। तो उसके बिहाफ पर उसके इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा इस बुकलेट में लिख दिया जाता है ना। इसको पढ़ने के बाद में जो लोग अच्छा लगता है वो लोग इसके शेयर खरीद लेते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं खरीदते हैं। तो नॉर्मली शेयर होल्डर्स के लिए कि वो इसके बारे में जान पाएँ, इसके बारे में वो एक इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का कम्प्लीटली, उसके बारे में जान पाएँ जिससे कि उसके शेयर खरीदें, तो सब कुछ इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ रहता है। समझ में आ गया। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिलेटेड टू कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, ये छोटा सा लॉ आपको मैंने समझाया है। ठीक है, इसमें से 2 से 4 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, 2 से 4 नंबर का। आज के लेक्चर में से आपको 2 तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, यानी 2 से 4 नंबर का आज के लेक्चर से मिलेगा आपको एग्जाम में। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो सब बच्चे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल से। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।